गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को टीचर पात्रता परीक्षा जो यूपी टेट का एग्जामिनेशन हुआ है 2020 यानी जनवरी का जो पेपर है उसको सॉल्व करके पूरा बताऊंगा कि उसमें से क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाना है, यानी कैसे हम समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, साइंस का पेपर होगा और आगे चल के जो क्वेश्चंस पेपर हम अपडेट करते रहेंगे। यूपी टेट है और सेंट्रल टेट यानी जिसको हम सी टेट के नाम से भी जानते हैं, एमपी टेट है और एचएससी टेट्स वगैरह जो हरियाणा टेस्ट बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते जाएंगे हम इनको सॉल्व करके आपको देते रहेंगे, बिल्कुल करने देते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, उन क्वेश्चन में 100% क्या होता है कि जो 10 क्वेश्चन हैं उन 30 क्वेश्चन में 10 या 15 क्वेश्चन 100% हर ईयर यानी हर पेपर में लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा और आइए हम समझते हैं उनको बहुत, यानी केवल 20 मिनट के अंदर उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। हमारे पास ट्रिकी होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाए जिससे समय भी बच जाए हमारा और के साथ उसके जो आंसर हैं क्वेश्चन के वो भी बिल्कुल करेक्ट हो। तो आइए सबसे पहले हम आपको एक पेपर लेकर आते हैं 2020 का जो साइंस का पेपर है जूनियर सेशन का। ध्यान दीजिएगा, यानी 6 to 8 जो जूनियर का पेपर है उसमें हम साइंस के पेपर की ओर सबसे पहले कॉन्सेप्ट करेंगे कि ये साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर पाएं, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। आइए सबसे पहले हम चलते हैं साइंस के पेपर की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये साइंस का पेपर है। यहां से जो हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ध्यान देना, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा साइंस का ये कैसे कंप्लीट होगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसे कंप्लीट होगा, हम इसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन फिजिक्स से मैथ्स कर रहा है। ध्यान दीजिए, क्लास 10 से भी हो सकता है, 12 का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जो जूनियर लेवल के पेपर्स आते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के आते हैं और इस बार जो यूपी टेट के क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकली और टफ बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, जिन लोग यानी क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए गए सर कि ये जो पेपर्स है इसको सॉल्व करके बता दीजिए जिससे जो आके चल के हमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो आइए सबसे पहले यदि पहला क्वेश्चन है यदि x लंबाई की वस्तु उल्टा दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो, तो ध्यान दीजिएगा यदि x लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होगा x2 लंबाई का हो तो क्या होगा। हरदम ध्यान देना, अगर कोई x लंबाई के वस्तु का जो उत्तल दर्पण अगर x2 से तो यानी x2 जो लंबाई होती है उससे बना होता तो हरदम ध्यान देना जो x1 होगा वो सदैव ग्रेटर होगा। पहले का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहले का जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 122 हम जाएंगे, यहां पर देखेंगे जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें साइंस का जो पहला क्वेश्चन है 122 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला क्या होता कहने का मतलब यहां पर क्या दिया गया है, पहला दिया है x1 इज सिमिलर दिया गया है और सिमिलर देन x2, बट ऐसा नहीं है, ये ध्यान देना, क्योंकि हमें मालूम है जब x लंबाई की कोई वस्तु उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब यानी x2 लंबाई की होती है तो वहां पर क्या होगा, जो x1 होगा वो ग्रेटर होगा x2 से, याद रखना, यानी x1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा x2। ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए था, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 121 होगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ऊष्मा कि SI इकाई है। ध्यान दीजिएगा, यानी 122। अब ऊष्मा यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। ऊष्मा जो है हीट, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यानी पूछा गया कि द SI यूनिट ऑफ हीट, फर्स्ट है यहां पर क्वेश्चन हमारा जूल है, सेकंड है कैलोरी, थर्ड है किलो कैलोरी और उसके बाद अर्ग दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पहला ही ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा जो जूल दिया गया यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊष्मा की जो SI यूनिट्स होती है वो सदैव क्या होती है, जूल होती है। ध्यान देना, ऊष्मा की जो SI यूनिट्स होगी वो सदैव क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन आया था, इसमें ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है, यानी कहने का इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव्स, जो यानी कहने का मतलब मीडियम क्या होता है, पहले हम जानेंगे मीडियम क्या होता है। ध्यान देना, मीडियम का मतलब होता है जिसके थ्रू कोई साउंड यानी जो एनर्जी है इसके थ्रू एनर्जी क्या करे, लगातार वाइब्रेट करती हुई जाए। जैसे हम स्पीक कर रहे हैं, अगर मेरी साउंड आप तक आ रही तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा मीडियम जरूर होगा, ठीक है, जिसके द्वारा हमारी यानी जो साउंड है वो प्रोपोगेट करती है बाय द एनर्जी, राइट। जो उसमें की एनर्जी है वो मीडियम के द्वारा ही प्रोपोगेट करेगी, तभी तो इसके अंदर यानी जो हमारी वॉइस
वॉइस है आपकी समझ में आएगी, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि जो मेरी वॉइस है वो तभी आपको सुनाई देगी जब वहां कोई ना कोई मीडियम होगा। ये जो क्वेश्चन रियलाइज कर रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि द इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव्स, यानी उस मीडियम में जो नेचर ऑफ साउंड वेव्स क्या होना चाहिए, ध्यान देना, नाइदर लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंशियल। उसके बाद सेकंड है ओनली ट्रांसवर्स या ओनली लॉन्गिट्यूडनल, ओनली ट्रांसवर्स, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो हरदम ध्यान देना, यानी माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती ना तो अनुदैर्ध्य होगी और ना ही क्या होगी, अनुप्रस्थ होगी, ये ध्यान देना। उसके बाद केवल अनुदैर्ध्य होगी, ये भी नहीं होगा केवल अनुप्रस्थ होगी, नहीं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होंगी, यानी बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्या होगा, ट्रांसवर्स होंगी, ये ध्यान दीजिएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर 4 होगा वो सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य और क्या हो जाएगा, यानी बोथ, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, बोथ लॉन्गिट्यूडनल, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स एंड ट्रांसवर्स, राइट, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह नहीं पूछा गया कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो हरदम ध्यान देना, जो एंगस्ट्रॉम होती है वो क्या होती है, यानी जो मेजरमेंट यानी मापने की नेगेटिव यूनिट होती है, ध्यान दीजिएगा, यानी छोटी यूनिट होती है। तो एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 100% ध्यान देना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10 माइक्रोन, ध्यान देना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा, 10 की पावर 10 माइक्रोन होगा। ये पहला ऑप्शन जो हमारा होगा बिल्कुल सही होगा, यानी करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों, मीटर की बात आती तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस, यानी जो माइक्रोन की बात तो वहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते, 10 की पावर -6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 की पावर -4 आएगा। लेकिन ऐसा यहां नहीं है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 माइक्रोन, ये ध्यान देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 124 आएगा, 20 यानी 125 क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम होती है, यानी हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम होती है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन, ध्यान देना, वेव्स क्या होती हैं, वेव्स यानी जो एनर्जी हमारी बॉडी से रिलीज होती है वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में क्या होती, कन्वर्ट होती, ठीक है ना। जब उस, ध्यान देना, जो मैंने कहा जब कोई पार्टिकल अगर लोअर एनर्जी में होगा एज ए पार्टिकल वर्क करेगा, लेकिन अगर हायर एनर्जी में होगा तो वेव्स की तरह कार्य करेगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम होती है, तो निर्वात में ध्यान देना कोई मीडियम नहीं होता है, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, वहां पर कोई मीडियम नहीं होता है, और जहां मीडियम नहीं होगा वहां पर ध्यान देना, जहां पर मीडियम नहीं होगा वहां साउंड नहीं होगा, ठीक है, जहां पर मीडियम नहीं होगा वहां साउंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां कोई मीडियम नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। साइंटिस्ट वगैरह जब वहां जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन या वेंटिलेटर, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन से भरे जो सिलेंडर्स होते हैं उनको अपने साथ रख के जाते हैं, यानी लगा के जाते हैं, जिसको उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रही। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन, तो ध्यान देना जल में नहीं होगी, क्योंकि हम किसी चीज को अगर जल में पटकेंगे तो इतना साउंड नहीं करेगा कि वो जाकर यहां से 10 किलोमीटर में सुनाई दे, 4 किलोमीटर सुनाई दे। उसके बाद वायु में तो बिल्कुल नहीं होती, इतना ज्यादा नहीं होगी, आप चाहे वायु में ऐसे ऐसे करते जाइए, आप क्या देखेंगे, आप साउंड नहीं दिखाई देगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस्पात, आपने कभी देखा होगा कि हम किसी घंटी यानी रिंग को बजाते हैं या कभी वेल को बजाते हैं, वेल को बजाने के बाद आप मंदिर और या कहीं पर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, जैसे ही वेल बजाते हैं बहुत दूर तक सुनाई देता है। इसका मतलब जो स्टील यानी जो इस्पात है उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है, इस्पात, ठीक है ना। स्टील यानी जो इस्पात होगा, ये ध्यान देना, इस्पात में सबसे ज्यादा क्या होती है, ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जलीय ब्रायोफाइटा, 126 क्वेश्चन आ रहे हैं, 126 ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा जलीय ब्रायोफाइटा है, फर्स्ट यानी व्हिच इज द एक्वाटिक ब्रायोफाइटा, तो एक्वाटिक का मतलब होता है जो जल में हो, ब्रायोफाइट जो होते हैं, फर्स्ट होता है मार्केंसिया पाल्माटा, ध्यान देना। उसके बाद क्या दिया गया है, रिक्सिया डिस्क्लेसर, उसके बाद मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा और इसके बाद रिक्सिया स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना, जो मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा होता है ये क्या होता है, इट इज ए एक्वाटिक हाइड्रोफायर, राइट। ये जो मार्केंसिया यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है वो हमारा करेक्ट होगा, क्या है, मार्केंसिया, ध्यान देना, मार्केंसिया। उसके बाद क्या होता है, पॉलीमॉर्फा,
ये आपको क्लास 12 के जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्ण स्तंभ परजीवी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासिटिक, यानी कहने का मतलब जो स्टेम को टोटली पैरासाइट कर जाए, तो उसके लिए सबसे ध्यान देना, उसके लिए अमरवेल ऐसा नहीं होता, जो अमरवेल होता है वो तो नहीं होता है, रिफ्लेक्सिया यानी जो क्यूंस्टिका होता है वो भी नहीं होता है, तो केवल एक विस्कम ऐसा है। विस्कम ध्यान देना कौन सा है हमारा 127 का जो हमारा क्वेश्चन है, विस्कम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। विस्कम क्या होता है, ये कंप्लीटली स्टेम पैरासिटिक होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, कंप्लीटली स्टेम पैरासिटिक होता है विस्कम, इतना हमें ध्यान देकर चलना है, ठीक है। ये क्या होता है, कंप्लीटली स्टेम पैरासिटिक होता है। जल्दी ये क्वेश्चन उतारो, फिर आगे का क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। आइए, ये क्वेश्चंस हो गए, आगे चलते हैं। 127 के बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है 127 के बाद जो 128 क्वेश्चन आएगा, इसको कैसे कंप्लीट करना ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 2021 में जो बोर्ड यानी जो सीटेट और यूपीटेट के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली घटनाओं को मिलान करिए, ध्यान दीजिएगा। 128 क्वेश्चन हमारा है, 128 पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करो। देखो पहला ऑप्शन यहां पर दिया है, क्या दिया है, जल अवशोषण, जल अवशोषण, राइट। उसके बाद क्या दिया गया है, जल अवशोषण, उसके ठीक सामने जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है जाइलम, क्या है, जाइलम। दूसरा है बी नंबर, जल्दी देखते जाइए, यहां खनिज अवशोषण है, खनिज अवशोषण। उसके नंबर सेकंड हमारा सामने क्या दिया, फ्लोएम। उसके बाद तीसरा है जल परिवहन, नंबर सी। ये हमारा क्या उसके सामने है, मूलरोम। और फोर्थ हमारा है खनिज परिवहन, और ये हमारा क्या दिया गया है, एपीब्लेमा, एपीब्लेमा, राइट। सबसे पहले हमें क्या देना है कि जल अवशोषण, राइट, यानी कहने का मतलब मैच आर द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में नीचे इवेंट्स हैं आप इनको मैच करके बताइए। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है, क्या जाइलम करेगा, क्या फ्लोएम करेगा, क्या जो मेन रूट होते हैं या एब्लेमेमा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जल अवशोषण यानी कहने का मतलब जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, ठीक है। तो वो जो जल अवशोषण होगा वो कहां होगा बेटा, वो रूट यानी जो रूट होती है, जल अवशोषण कौन होगा, रूट करेंगे, ये ध्यान देना। यानी जो पहला होगा उसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, जो ए होगा उसका थर्ड बनना चाहिए, ठीक। यानी जल अवशोषण कौन करेगा, मूलरोम करेंगे। सेकंड हमारा है खनिज अवशोषण। अब खनिज पदार्थ जो होते हैं, मेटल्स होते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, खनिज अवशोषण कौन करेगा ये हमें ध्यान देना है। तो मिनरल्स कौन लेता है, ध्यान दीजिएगा, एपीब्लेमा लेती है। यानी जो एपीब्लेमा जो होती है ये क्या करती है, खनिज को एब्जॉर्प्शन करती है यानी अवशोषण करती है। तो हमारा जो बी होगा, बी का हमारा कौन सा होगा, 4 होगा, ध्यान दीजिएगा, बी का हमारा कौन सा होगा, 4 क्वेश्चन होगा। थर्ड हमारा है जल परिवहन। तो हरदम जानते हो आप बायोलॉजी में जानते हो जो कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कौन सा, मैंने बताया था जाइलम, एंड सेकेंड क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू होता है, ठीक है, किसमें, फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में, राइट। तो जल परिवहन किसके द्वारा होता है, ध्यान देना, जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल परिवहन होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है उसका हो जाएगा फर्स्ट। और उसके बाद खनिज परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है उसका बन जाएगा सेकंड। आइए हम क्या देखते हैं, इनमें कोई ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए का थर्ड होगा, बी का 4 होगा, सी का फर्स्ट होगा और डी का सेकंड होगा। यानी जो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा 128, तो 128 में जो हमारा आंसर सेकंड होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जो सेकंड होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलो इतनी बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करिए।
चलो क्वेश्चन कंप्लीट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, ध्यान दीजिएगा। एंडेमिक स्पीसीज आर, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है जो स्थानीय जातियां हैं, यानी एंडेमिक स्पीसीज में कौन कौन है। अब पूछ रहे हैं कि वे पौधों और जंतुओं को सामान्य हो और संसार भर में फैले होते हैं, यानी ऐसे पौधे जो सामान्य संसार में फैले हों। सेकंड है वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, वे वन्य जातियां जो समाप्त होने के कगार पर हैं, वो वन्य जातियां जो किसी शिकारियों के बचाव यानी द्वारा बचाई गई हो। तो हरदम ध्यान देना, प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, यानी वे जो पौधे और जो जंतु हैं जो एक विशिष्ट भौगोलिक एरिया में पाए जाते हैं वो स्थानीय जातियां कहलाती हैं। यानी जो हमारा 129 क्वेश्चन होगा, इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 129 का सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है, यानी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स, राइट, समझे नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, ठीक है। तो जो वर्तिकाग्र और वर्तिका होती है, उसके बाद क्या होता है अंडाशय एवं पुष्पासन। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 130 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 130 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सिंपल से, वर्तिकाग्र यानी खनिज और वर्तिका, उसके बाद अंडाशय एवं पुष्पासन। ध्यान दीजिएगा, पहले वर्तिका में जाएगा, ठीक है, उसके बाद वर्तिकाग्र यानी जो वर्तिकाग्र होगा, उसके बाद क्या होगा अंडाशय होगा। समझ लीजिए यहां पर हम क्या कराते हैं, एक पुष्पासन ऐसे बना देते हैं एक फ्लावर के थ्रू, ठीक। तो इसमें प्लांट जनरेशन यानी यहां जो अंडाशय होता है तो ये क्या होता है, फिलामेंट होता है, ये वर्तिकाग्र होता है यानी वर्तिका, ठीक। तो इसी के थ्रू क्या करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन है पौधों में मादा जननांग भागों का व्यवस्थित क्रम है, ये रीअरेंजमेंट में है। यहां पर क्या होगा, सिस्टाइल्स होगा, ठीक है, फिलामेंट्स होंगे, ये ओवरी हो जाएगा, ये उसका जो बेसिक पोर्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा यहां हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है, ध्यान दीजिएगा। 131 क्वेश्चन में है कैलकुलेशन कौन प्रदर्शित करता है। देखो जो कैलकुलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में क्या होता है, रिमूव ऑफ वेस्ट गैसेस, मॉइस्चर एंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन में क्या होता है, जो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन द प्रेजेंटेशन ऑफ एयर रिमूव ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और ये किस एक्सेशन ऑफ मेटल से क्वेश्चन है कि अगर ध्यान दीजिएगा हम जेडएनएस यानी जिंक सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें, तो ध्यान दीजिएगा अगर जिंक और सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक में जो सल्फर की इंप्योरिटीज हैं, ठीक है, उनको रिमूव करके इनके ऑक्साइडों का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2ZNO और प्लस क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कैलकुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द प्रेजेंटेशन ऑफ द एयर रिमूवल ऑफ द वेस्ट, ठीक है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज दैट मीन ऑक्साइड दैट सल्फर डाइऑक्साइड एंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो इंप्योरिटी ऑफ सल्फर है उसको यहां से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 131 का जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 100% करेक्ट होगा, ये बिल्कुल ध्यान देते चलना आप लोगों को। चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां करेक्ट होगा। 132 में हम जा रहे हैं। 132 कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th का है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 12th का क्वेश्चन आया है कि व्हिच कलरलेस गैस टर्म्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। तो H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी जो H2S गैस है ये क्या करती है, जो लेड एसीटेट का पेपर होता है उसको ब्लैक कर देती है। ध्यान देना 100%। तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा ये यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है निम्नलिखित यौगिकों में विचार कीजिए, यानी कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, जो हमारा दिया है फर्स्ट क्या दिया, हमको इसको आइडेंटिफाई करना है, BF3। ध्यान दीजिएगा, BF3 क्या है, तो BF3 सबसे बताया है इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने उतार लिया है, आगे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, यहां पर कंसीड करना है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड।
क्या कंसीडर करना है कि अमंग दिस कंपाउंड द इलेक्ट्रोफाइल, यानी आपको इलेक्ट्रोफाइल समझना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं? तो इलेक्ट्रो मींस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और फाइल्स का मतलब होता है टू लविंग, राइट। यानी जो इलेक्ट्रोफाइल में जो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होती हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होने के कारण वे क्या करती हैं? किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहां पर ध्यान देना, पहला है BF3। BF3 का हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये ध्यान दीजिएगा, 2 तिहाई कितने हो जाएंगे? 6। यानी कहने का मतलब पहले ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ध्यान देना इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको कंप्लीट होने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड है IF7। तो IF7 जो होगा यह भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा, IF7 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पर IF7 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो IF7 में हम क्या देखते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनके सेंटर आइटम पर पूरे इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का वर्क नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर हेटेरोलिटिक फिजन आएगा तो इन पे कौन चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रोफिलिक का कार्य करेगा तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, यानी ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो न्यूट्रल के फॉर्म में। तो ये हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा कैसा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। चलिए, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी BF3 मिल गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा 3 मिल गया, यानी CO2। और उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो PCl5, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल का कार्य कर सकता है। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिहाइड्रेशन में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 133 का 4 है, उसमें आया है 1, 3 और 4, यही हमारा करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है यानी 4th है, 1, 3 एंड 4, ये करेक्ट होगा कि जो BF3 कार्बन डाइऑक्साइड और PCl5 है, ये एक प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये ध्यान दीजिएगा। चलो आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाभिक यौगिक अपक्रिया के लिए सबसे अधिक अपक्रियाशील है? ये क्लास 12 की केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस लेवल का आप पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर फर्स्ट दिया गया है, यहां पर ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, यहां ध्यान देना, ये NO2 यानी NO2 ग्रुप है, राइट। NO2 के साथ ध्यान दीजिएगा नीचे क्या दिया है? CHO, यानी CHO क्या है? इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है, ये बेंजीन है और ये NO2 ग्रुप है। तो हरदम ध्यान देना, जो NO2 ग्रुप होता है ये क्या करता है? बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण ये जो बेंजीन रिंग पर धनावेश आ जाएगा। धनावेश आने के कारण, तो ध्यान देना कि धनावेश जितना ज्यादा होगा इस रिंग पर, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा किसी ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। यहां जो पहला ऑप्शन है कौन सा है? ध्यान देना, यानी जो बेंजीन रिंग के साथ NO2 जो बेंजील्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ जो NO2 ग्रुप जुड़ा है, यानी जिसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, ठीक है। पैरा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड जो ऑप्शन नंबर 134 का जो पहला होगा वही हमारा करेक्ट होगा। बाकी जाने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फिर ये भी क्वेश्चन आया, 10 में भी है, 12 में क्वेश्चन आया है, ऑन कमिंग डाउन टू द ग्रुप इन पीरियड टेबल। यह जो पीरियाडिक टेबल होता है, अगर हम क्या करें ऊपर से नीचे आए तो पहला होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में कमी आती है, कंफर्म है। साइज बड़ी होगी एलिमेंट्स की, तो साइज बड़ी होने पर उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक।
साइज बड़ी होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, राइट। तो आपका आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, आप वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति आपके अंदर कम आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका आकार छोटा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा और न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। उसके बाद दूसरा है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती। जी हाँ, आपको मालूम है कि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे उनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाएगी। यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही। तीसरा है आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आएगी। जी हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप यहां हैं और आप यहां हैं तो धीरे धीरे आप काफी दूर तक अपनी आवाज साउंड को नहीं दे सकते, इसलिए आपकी एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो इसमें ऑप्शन 135 में हमारा क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए, बी एंड सी। यानी 135 में हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट हमारा दिया है ए, बी और सी। यानी कहने का मतलब विद्युत ऋणात्मकता के मान भी बढ़ेंगे, उसके बाद कमी आ जाएगी विद्युत, उसके बाद परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, और उनकी जो आयनन एंथैल्पी है उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। आइए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े क्वेश्चन और कंप्लीट कर लें। फिर दिया है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखो, औरत जो हमारी होती हैं, यानी जो इंफ्रारेड होती हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उसके अलावा हमारा क्या दिया, एक्सरे, ये भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पाई जाती हैं। उसके अलावा जो यहां पर क्या दिया, माइक्रोवेव्स, वे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में पाई जाती हैं। और केवल हमारी जो अल्ट्रा आस्नोकिक वेव्स होती हैं, जो पराश्रव्य, ठीक है, तरंगे होती हैं, जैसे हमने देखा कि जो चमगादड़ वगैरह होते हैं वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को ही क्या करते हैं, सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पराश्रव्य यहां पर जो दिया गया है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा 136 का, ध्यान दीजिएगा, 136 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन सा, पराश्रव्य जो तरंग होंगी, ठीक है, ये क्या होंगी, ये 100% विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा में नति कोण की जो वैल्यू होती है, ये अर्थ है इसके मैग्नेटिक, ठीक है, जो भूमध्य रेखा में जो नति कोण का मान होता है वो सदैव क्या होता है, ध्यान देना, 0 डिग्री होता है। ये 100% याद रखना, कितना होता है, इसकी वैल्यू सदैव क्या होती है, 0 डिग्री। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 137 का क्वेश्चन है, इसका हमारा बी ऑप्शन यानी सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेसिबल है। अब डेसिबल आपको मालूम है, व्हाट इज यूनिट ऑफ डेसिबल, तो आपको मालूम है जो साउंड का लेवल होता है, ठीक है, यानी जो ध्वनि होती है, ध्वनि यानी जो आवाज हमारी निकलती है, इसकी माप क्या होती है। तो 138 का ध्यान देना, जो ध्वनि स्तर होता है, यानी जो ध्वनि स्तर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि स्तर को डेसिबल के द्वारा क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किरचॉफ धारा किस नियम संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ यानी ये फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स के क्वेश्चन में यहां जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 139 किरचॉफ। तो किरचॉफ जो है आवेशों से संबंधित संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। यहां ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, आवेशों से संबंधित, ध्यान देना, आवेशों से संबंधित, ठीक है। किरचॉफ के क्या होते हैं, ध्यान देना, जो आवेश होते हैं, जो चार्जेज होते हैं, उनसे संबंधित किरचॉफ के नियम होते हैं, ठीक, किरचॉफ के नियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 140, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग, तो हरदम ध्यान देना, इसका संवेग क्या होता है, 2m होता है, इसका संवेग क्या होता है, 2m होता है, ठीक, ये बिल्कुल रियलाइज करना। अयस्क कॉपर पाराइड का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141 अयस्क कॉपर पाराइड। तो सबसे पहले कॉपर पाराइड क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2, ठीक। कॉपर पाराइड का फार्मूला क्या होता है, CuFeS2, और CuFeS2 में ध्यान देना प्यूरिफिकेशन सल्फर का होता है, और यानी कौन सा अयस्क होगा, सल्फाइड अयस्क होगा। कौन सा होगा, ये कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। ध्यान देना, ये जो कॉपर का सल्फाइड अयस्क है उसमें क्या दिया गया, इनमें किसमें सांद्रण किया जाए, तो फ्रेन प्लवन विधि 10th में मिल जाएगा आपको, 12th में मिल जाएगा, क्लास 8 NCERT में मिल जाएगा कि जो फैन प्लवन विधि है इसके द्वारा क्या किया जाता है, कॉपर के जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको प्योरीफाई किया जाता है। तो यहां पर 144 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैन प्लवन विधि, ठीक है, फैन प्लवन विधि। अब क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है 142। एक क्वेश्चन आया है 2 मेथिल प्रोपेन में टर्सरी कार्बन की संख्या, 2 मेथिल
प्रोपेन में नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन, राइट। तो 2 मेथिल प्रोपेन सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो 2 मेथिल प्रोपेन का, तो यहां लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3, यहां पर CH3, यहां पर क्या हो जाएगा CH3। अब क्वेश्चन आया है, बताओ कि 2 मेथिल प्रोपेन में टर्सरी कार्बन कितने हैं, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है ना। तो टर्सरी कार्बन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, वह कार्बन जो केवल, यानी वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो यह कार्बन आपका टर्सरी है, ठीक है, यह कार्बन आपका क्या है, टर्सरी है, ठीक। यानी वो कार्बन जो कम से कम कितने कार्बन से अटैच हो, 3 कार्बन से अटैच हो, तो क्या कहलाता है, टर्सरी कार्बन। यानी टर्सरी कार्बन कितने हैं, केवल 1 है, ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी, ठीक। ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्राइमरी, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्राइमरी, और ये कार्बन हमारा हो जाएगा टर्सरी। यानी टोटल कितना आएगा, एक कार्बन एटम है जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी 142 में जो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी सेकेंड होगा 1 डिग्री, यानी केवल एक ही कार्बन ऐसा है जो क्या करता है, टर्सरी कार्बन से जुड़ा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहां पर आया है, इसको मिटा देने, जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 143, जल्दी देखते रहिए। निम्नलिखित का IUPAC नाम बताइए, IUPAC नेम निकालना है। पहला है, यानी क्वेश्चन हमारा है CH3, यहां CH, यहां O, यहां CH3 और यहां पर CH3। अब नीचे दिया है आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, IUPAC नाम, ये तो कॉमन नेम हो जाएगा, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। 1 मेथॉक्सी 1 मेथिल एथेन दिया गया है, 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल एथेन दिया है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। तो यहां चलेंगे 1 2 3, यहां दूसरे पर क्या दिया है, अगर ध्यान देना CH3 के साथ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सी ग्रुप होगा। ये कहां से, ईथर से लिया गया है। एक कार्बन है तो मेथ प्लस ऑक्सी बराबर मेथॉक्सी हो जाएगा। कितनी पोजीशन पे, दूसरी पर है, तो यहां पर हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। जो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन होगा, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा 143 का, ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 100% करना है क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज पर हम जा रहे हैं, जल्दी क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर क्वेश्चन जो लास्ट है, इसके बाद टाइमली परफेक्ट हो जाएगा। कार्बन के बाद श्रृंखलन हिस्स बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है, थोड़ा जल्दी करिएगा। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन, यानी सिलिकॉन की भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर दिया गया है, पदार्थ X के NS मोल में पदार्थ Y NY मोल में घोला गया है। तो हरदम ध्यान देना, पदार्थ X तथा Y के मोलो अंश का योगफल 1 होता है। यहां पर ध्यान देना, Bx का मोल अंश बराबर X के मोलों की संख्या, विलयन में मोलों की संख्या। Cy का मोल अंश बराबर N/Y x1 + sy, और Dx का मोल अंश बराबर Nx/ny + ny। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो है मोलर फ्रैक्शन से लिया गया है, और इसमें तीनों सही होने चाहिए, यानी पहला और दूसरा और तीसरा, यानी ABC। जो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा 145 का, ध्यान दीजिएगा 145 का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा A, B और C तीनों क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है विटामिन C, यानी निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, हार्मोन्स की तरह कार्य करने वाला केवल एक विटामिन डी है, और विटामिन डी का काम क्या होता है, इट रेगुलेट मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, टू द जो कैल्शियम यानी किडनी प्रोड्यूस दैट सेंट्रल, हम कह सकते हैं इसका काम क्या है, वो किडनी से प्रोड्यूस होता है कैल्शियम जो होता है यहाँ पर, और दैट कंट्रोल ब्लड सर्कुलेशन या कंसंट्रेशन, ठीक है, इंपैक्ट द इम्यूनो सिस्टम। यहाँ से जो ये क्या होता है, विटामिन डी जब रिलीज होता है तो हमारे ब्लड में जो कंसंट्रेशन उसको कंट्रोल करता है, जिससे जो हमारा इम्यूनो सिस्टम होता है बिल्कुल इंपैक्ट रहता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो 146 का जो हमारा ऑप्शन होगा विटामिन डी लाइक हार्मोन्स, लाइक अ हार्मोन्स। ये ध्यान देना, ये क्लास 12 में आपको मिल जाएगा, या जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं या उनकी बुक्स हैं उन पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार
बैक्टीरिया और नील हरीश शैवाल किससे रिलेशनशिप किया, यानी अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गीज इंक्लूडिंग, तो किसमें होता है 100% ध्यान देना, फंजाई में। 147 का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, यानी जो फंगस होते हैं जिनको हम कवक बोलते हैं। ये कवक क्या होते हैं, ये 5 जगत वर्गीकरण के विधि के अनुसार बनाए गए हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक, 148 में हम जाएंगे। 148 में टिश्यू की बात पूछी गई, फेफड़ा, ध्यान दीजिएगा ये एक ऑर्गन है। अंडाशय ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्गन है। वृक्क यानी जो किडनी है ये भी एक क्या है, ऑर्गन है। केवल ब्लड एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी में एक टिश्यू के रूप में पाया जाता है, यानी ऊतक के रूप में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव, यानी संयोजी ऊतक होता है। हम कह सकते हैं ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द हार्मोन्स व्हिच एट द पैकिंग ड्यूरिंग द ओवल्यूशन, राइट। अंडजन की प्रक्रिया में हार्मोन सबसे अधिक होता है, उसका नाम बताओ, तो जो एस्ट्रोजन होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होंगे वो सबसे ज्यादा, यानी जो 149 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी जो एस्ट्रोजन होंगे वो सबसे ज्यादा एवोल्यूट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेम्पोकस एक होता है तो मीन्स यानी एक फिश भी होती है। 150 में जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो हेम्पोकस होगा वो एक प्रकार का क्या होगा, फिश होगा। चलिए, ये जो आज के हमारे क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल कंप्लीट हो गए, सॉल्व हो गए हैं। आगे चल के जो यूपी यानी बताने जा रहे हैं आप लोगों की, जो क्वेश्चन हमने बताए इनको बेहतरीन अच्छी तरह से तैयार कर लेना। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर यूपी सीटेट, यूपी टेट और जो सीटेट यानी सेंट्रल टीचिंग जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उनमें भी इनके क्वेश्चन आएंगे। 100% क्वेश्चन आएंगे 2021 में। लगभग जो क्वेश्चन बताए समझ लीजिए इसमें से 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आएंगे, किसी न किसी सेट में जरूर आएंगे, 100% आएंगे। लगातार आपको अगर करंट सीटेट और यूपी टेट की समझना है, साइंस और इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको केवल समझ के ही नहीं, हम विदिन सॉल्व करके भी उसको समझा देंगे। थैंक यू।